की कोशिश करते हैं। आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास ही। लखनऊ में बैठे हैं, क्या खबर है अमेठी और पीलीभीत की, आपसे बेहतर कौन बताएगा प्रोफेसर साहब? देखिए राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी का जो झुंझुना बज रहा था, अब उसकी भी आवाज मंदिर पड़ने लगी है। अरविंद केजरीवाल ने इधर फंसा रखा है और उधर इस देश का जो पूरा आवाम है वो महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त होकर के सीधे सत्ता पलटने के लिए बेकरार दिख रहा है। तो अब चाहे अमेठी और पीलीभीत हो या फिर तेलंगाना की कोई लोकसभा सीट, आप कश्मीर चले जाइए तो हालात तो वहां के एक तरह के हैं। और अमेठी में तो अभी कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी तय नहीं किया है। ये असमंजस जो बना हुआ है, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। वहां से राहुल गांधी ही चुनाव लड़ेंगे, तो जो स्मृति ईरानी ने 5 साल वहां की जनता को जो गोला दिया है, 5 साल में उन्होंने उसके बाद एक अपना घर जरूर बनाया है और पूजा अर्चना करके वो एंट्री कर गई है। लेकिन जो अमेठी के लोग थे उनको बेघर कर दिया। उनके जो अपने सपने थे वो चकनाचूर हो गए। वो 13 रुपए प्रति केजी चीनी दिलवा रही थी, वो पेट्रोल सस्ता करवा रही थी और गैस सिलेंडर तो लेकर के घूम रही थी, 400 का दिलवा रही थी। और हुआ क्या, जो अमित शाह ने होली और दिवाली पर भी सिलेंडर देने का वादा किया था वो भी झूठा निकला, जुमला निकला। तो देश की जनता कितनी बार ठगी जाएगी, कितनी बार आप आंखों में धूल झोंकेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश में जहां पे सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी अपनी निगाहें लगाई हुई है, पीलीभीत जैसी सीट पर वरुण गांधी का क्या अपराध है? आपने टिकट क्यों काट दिया? केवल इसलिए कि वरुण गांधी बेरोजगारों की बात कर रहे थे, नौजवानों की बात कर रहे थे। वरुण गांधी ने उस सच को कह दिया जिस सच को भारतीय जनता पार्टी छुपाना चाहती है। उन्होंने कहा कि मैं राम का भी भक्त हूं, हनुमान मेरे इष्ट हैं, लेकिन राम के नाम का नारा लगा करके आपको क्या मिलेगा? क्या आपको रोजगार मिलेगा? किसानों की समस्याओं पर उन्होंने सवाल उठा दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ मोदी जी बोलते हैं, वहां किसी को और खास करके नीतियों के खिलाफ बोलने का तो कोई अधिकार है ही नहीं जी। लेकिन वरुण गांधी ने लोगों की आवाज को अपनी आवाज में मिलाया, लोगों के दुख दर्द को बयां किया, इसलिए उनका टिकट तो कटना बनता ही। बीजेपी में संभावना ही नहीं। वहां आप गॉडसे के भक्त हो जाए तो हो सकता है कि आपको टिकट मिल जाए, वहां आप संविधान के बारे में कुछ भी बोलते रहे तो हो सकता है टिकट मिल जाए और दूसरी बार कट जाए, ये संभावना है। तो बीजेपी ने जिस तरह से इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को ताक पर रख करके तीसरी बार चुनाव जीतने का जो मंसूबा बनाया था, उसे अब जनता ही उलटने के लिए बेकरार दिख रही। तो क्या करेंगे मोदी जी? और हालात तो ये है कि अब कई ऐसे राज्य हैं जहां पे क्लीन बोल्ड होने जा रही है बीजेपी। पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन आपका नहीं हो सका तो वहां 0 बटा सन्नाटा होगा। दिल्ली में 7 में से 7 सीटें आपने जीती थी, केजरीवाल को जेल भेज करके 0 बटा सन्नाटा हुआ होने वाला है। तो कितने ऐसे राज्य हैं, आप दक्षिण चले जाइए जहां मोदी जी ने खूब सफर किया, वहां मंदिरों में खूब वो गए, ओडिशा भी गए, लेकिन आंध्र उड़ीसा भी गए थे, वहां भी कुछ नहीं, बीजेडी के साथ नहीं बनी बात। यहां तो इंडिया अलायंस की एक खबर आ जाए कि देखिए मायावती जी नहीं आई तो ऐसे लगता है कि जैसे आसमान गिर गया हो पूरा सिर पर। लेकिन यहां बीजेडी से बात नहीं बनी। अभी आप राज ठाकरे के जरिए महाराष्ट्र बचाना चाहते हैं। हालात ये है कि वहां 1 दर्जन सीटें आप जीत लें तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन फिर भी मीडिया में तो मोदी जी बन चुके हैं, तीसरी बार चुनाव जीत चुके हैं और प्रधानमंत्री भी बन गए। अब वो 2047 की तरफ देख रहे हैं। ये हालात, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये झुंझुना बज रहा था, अब वो थमता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो नौजवान है वो बैठा हुआ है कि साहब एक तरफ हमारे लिए रोजगार है और दूसरी तरफ 0 बटा सन्नाटा है। आप वहां कांवड़ उठाइए तो थोड़ा फूल वूल बरसा दिए जाएंगे और अगर नौकरी मांगेंगे तो फिर वो वर्दीधारी आ जाएंगे लाठी लेकर के। किसान जब तक जय जयकार करता रहे तब तक तो ठीक है, वरना अगर आप अपने लिए अपने हक की बात करेंगे, एमएसपी की बात करेंगे, तो फिर आप चाहे आंदोलन करें तो आपके लिए कील और कांटे लगा दिए जाएंगे, वहां सीधे तौर पर पुलिस को बढ़ा दिया जाएगा।
750 किसानों की शहादत हो गई और प्रधानमंत्री जी चुपचाप। आज मैंने सुना कि बंगाल में उन्होंने बात की उस महिला से जिस पर अत्याचार हुआ था। मणिपुर की महिलाओं के बारे में क्या सोचेंगे? अभी आज जो यहां उत्तर प्रदेश में हुआ बिजनौर में, उस पर क्या बोलेंगे? मोदी जी केवल राजनीति करते हैं। मोदी जी ने कभी देश के लिए कोई काम नहीं किया, देश के लोगों की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया, और ये लोग अब जान चुके हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लोग बैठे हुए हैं कि तैयार कि कब हमको मौका मिले और मोदी जी को कब अलविदा कहा जाए, उनकी विदाई थोड़ी अच्छी की जाए, इसके लिए लोग तैयार बैठे। केजरीवाल की गिरफ्तारी का देखिए राजीव जी, ये सिर्फ दिल्ली का और केजरीवाल का मामला नहीं है, ये टाइम का भी मामला है। अगर ये चुनाव का ऐलान नहीं हुआ होता तो शायद जर्मनी और अमेरिका का इस तरह का अटेंशन और इस तरह का डायलॉग नहीं होता। लेकिन पूरी दुनिया जानती जिस तरह से भारत में बेचैनी है इस चुनाव को लेकर के, और बहुत सारे विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं, और जो एक्टिविस्ट हैं, जो नागरिक समाज है, वो भी कह रहा है कि ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, ये बेहद खास चुनाव है उत्तर पूरे देश के लोकतंत्र के लिए। एक तरफ वो ताकतें हैं जो खुले तौर पर संविधान को ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं। अब अनंत कुमार हेगड़े को टिकट नहीं दिया, उसके पीछे एक बड़ी वजह थी कि वो सीट वहां से हार रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय ये कह चुके हैं, लिख चुके हैं मिंट अखबार में, कि वो जो भारत का संविधान है वो औपनिवेशिक विरासत है और एक नया संविधान 2047 के लिए चाहिए। आरएसएस तो बहुत पहले से ये बात कहता आ रहा है। आरएसएस का ये 100वां साल है जब देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वो चुनाव होने जा रहा है। भारत के तमाम लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये कहीं आखिरी चुनाव ना हो जाए। मोदी जी जिस तरह से तानाशाही पूर्ण तरीके से सरकार चला रहे हैं पिछले 10 साल से, सारे नियम उन्होंने ताक पर रख दिए, सारी लोकतांत्रिक और संवैधानिक मर्यादाएं, संस्थाएं सारी ध्वस्त कर दी। अब आज की तारीख में आओ चुनाव आयोग को देख लीजिए। चुनाव आयोग तो ऐसे लगता है जैसे मुर्गा बना हुआ है, वो केवल कुकड़ू को बोल रहा है, जो हुक्म आ रहा है उसी को आगे बढ़ा रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा है। ईडी लगातार गिरफ्तार कर रही है, ईडी की छापेमारी हो रही है। ये चुनाव चल रहा है कि ये तमाशा चल रहा है? उससे तो अच्छा है कि भाई आप फिर से बना लो सरकार, बोलो कि नहीं चुनाव बनाओ नहीं होगा। आप मीडिया का हाल देख लीजिए। आज ही जो दिल्ली में हुआ, 180 देशों की फेहरिस्त में 161वें स्थान पर भारत, पत्रकारिता में जो फ्रीडम है उस इंडेक्स में, और 14 के बाद लगातार इसमें गिरावट हुई। जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसमें भारत गिरावट की तरफ गया है। जो लोगों की स्वतंत्रताएं हैं, चाहे वो अभिव्यक्ति की हो या दूसरे उनकी फ्रीडम हो, उस पर पहरेदारी हुई है। ऐसे तमाम लोगों को जेल भेजा गया है जिन्होंने सिर्फ नागरिक अधिकारों का सवाल उठा दिया है। किसानों का पूरा आंदोलन 13 महीने चलता है और प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं। मणिपुर जल रहा है, वहां आप प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, लेकिन आप मणिपुर के हालात ठीक नहीं करेंगे। आप इस देश में जो बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है, ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जो 90 साल के स्वाधीनता आंदोलन में जो गारंटी मिली थी, और उसे आप एक धर्म, एक राष्ट्र, एक भाषा, एक समय प्रचारित चुनाव, ये क्या एक एक करके इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं आप? इस वजह से दुनिया के तमाम ऐसे देशों को जो डेमोक्रेसी के लिए अपने आप को उत्तरदायी मानते हैं, जो ये चाहते हैं कि भारत जैसा देश जो आज सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है दुनिया में, वो कहीं अपने पायदान से ज्यादा नीचे न गिर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी पाकिस्तान बन जाए। और इसलिए मुझे लगता है कि वो ज्यादा निगाहें हैं इस समय अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी, उसकी टाइमिंग को लेकर, कि आप विपक्ष को एक एक करके जेल में भेज रहे हैं और चुनाव का ऐलान कर रहे हैं, ये क्या चल रहा है? इस वजह से भी जो भारत की डेमोक्रेसी है और नरेंद्र मोदी जो पूरा विश्व गुरु और विश्व नेता बनाने की जो पूरी छवि बनी थी, वो सब ध्वस्त हो रही। वो तो बराबर लाल आंखें दिखाते हैं जी। जर्मनी के बारे में जो उन्होंने कहा, वो अभी हो सकता है कि अमेरिका के लिए भी वो स्टेटमेंट है ना, क्योंकि स्टेटमेंट देने में क्या जाता है?
भारत की जो इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाए, हमें बोलना ही तो है। अब उस ऐसे कई देश हैं जिनकी जबान चलती रहती, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जिसको कोई अपनी इज्जत का, अपने स्थान का ही कोई वो एहसास ना हो, तो वो कुछ भी बयान दे सकता है। तो चुनाव जीतने के लिए अब कुछ भी किया जा सकता है। और चाइना के प्रेसिडेंट के सामने आप किस तरह से हाथ बांधे खड़े थे, वो भी तस्वीरें आई थी, वो भी ये देश देख रहा था। रुपया कैसे गिरता है मैं जानता हूं, आज क्या हो रहा है। मैं कल धन सारा विदेश से आ जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए आपके पार्टी के खाते में जा रहा है, ये पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। तो जो भारत की डेमोक्रेसी, जिसका कभी गरिमा होती थी, भले ही देश में भुखमरी थी, लेकिन नेहरू का समय रहा हो, क्या इंटेलेक्चुअल लोग, कितने डेप्थ वाले लोग, जो विपक्ष में 4 लोग हैं लेकिन उनको सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, अमल कर रहे हैं। और आज आप विपक्ष मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी को आप ले कहां जा रहे हैं? इसलिए भी दुनिया के कई देशों की निगाहें भारत के इस चुनाव पर है कि ऐसा तो नहीं है कि आपको धर्म के आधार पर राष्ट्र घोषित करना है, जो आरएसएस का अपना सपना है। लेकिन जी, मैं बार बार कहता हूं कि ये यहां पे हिम्मत नहीं है, ये करने की गुस्ताखी कभी करे भी नहीं तो भी अच्छा है, क्योंकि ये देश जितना धैर्यशाली है, जी, उतना ही वो अंग्रेजों को लोहा लेकर के जब यहां से निकाल सकता है, तो फिर आप हैं ही क्या। इसलिए मुझे लगता है कि ज्यादा निगाहें हैं, और बेहतर होगा कि अगर डेमोक्रेसी को थोड़ा सा तो मर्यादा बना करके मोदी जी रखें, तो मुझे जी, जी, लगता है कि वो कम से कम देश का मान तो रहेगा। आपकी मान मर्यादा, आपकी इज्जत, वो उसकी चिंता अब मुझे किसी को नहीं, लेकिन देश की चिंता कम से कम करें। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पंकज जी, आपके पास आना चाहता हूँ। क्या जो जांच एजेंसियां हैं, उनका जिस ढंग से इस्तेमाल हुआ है, इस पर चुनाव के वक्त, मैं केजरीवाल का नाम